तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 10 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। जिससे पहले हम लोग सीखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, ठीक। तो क्रांतिक कोण हमें अपवर्तन की घटना में देखने को मिलता है। अपवर्तन कैसे होता है? जैसा मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर वायु है और इसके नीचे जल है, ठीक। अब कोई भी प्रकाश किरण जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा अभिलंब होता है जो सरफेस से अभिलंबवत कोण बनाता है। तो ये किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है? जल से वायु में किरण को ले जाना है। ये विरल सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो हमको क्या करना है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण को लेकर जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई थी तो अभिलंब के पास आई थी। इसी का उल्टा होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये देखिए, ये यहां से आई और यहां से अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं? इस किरण को इधर बढ़ाते हैं, ठीक? तो जाहिर सी बात है ये किरण इधर बढ़ेगी। ये किरण जब हम लोग इधर बढ़ाएंगे तो ये किरण क्या होगी? इधर मुड़ेगी, ठीक। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऐसे हो जाएगी, ठीक। जिस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण, IC, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि किसी आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का वह मान जो 90 डिग्री होता है या अभिलंबवत होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब क्या होगा? अगर जो हम इस कोण को और थोड़ा बढ़ा दें इसको, तो यहां से माध्यम खत्म हो रहा है तो ये किरण उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, ठीक। जब क्रांतिक आई का मान सी से क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, ठीक। एक मिनट, सी से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि किरण वापस लौट आती है। किरण वापस लौट आती है, ठीक। तो क्रांतिक कोण समझ गए? जो क्या होता है? अभिलंबवत होता है। मतलब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, ठीक। इसको हम लोग लिख देते हैं आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक। ये देखिए, ये अभिलंब से कितने डिग्री पर? 90 डिग्री, ठीक। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, ठीक। इसका तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। क्रांतिक कोण पता चल गया कि जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? मान लीजिए वही बना लेते हैं, ठीक। नीचे क्या है? जल है और ऊपर वायु है, ठीक। ऊपर वायु, ठीक। अब किसी किरण को इसमें से लेकर जाते हैं ऐसे,
इसका मान क्रांतिक कोण से क्या है, ज्यादा है, तो ये किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, जिस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो इसके लिए पूरी परिभाषा क्या होगी, जब आपतन कोण आई से लिखते हैं का मान, आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाए, किससे, क्रांतिक कोण से। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक, तो किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती, उसी माध्यम में लौट आती। ठीक, आपको पूरा लिखना है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए, ये किरण गई, अब इसका मान क्या है, क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो ये क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। जल से गई, वायु में ना जाकर के वापस जल में लौट आई, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये हमेशा कब होगा, जब किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी, जब किरण सघन से विरल में जाएगी। ठीक, तभी ये घटना हमको देखने को मिलती है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर जी इसका प्रयोग तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, या इसके अनुप्रयोग ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको देखने को मिलता है रेगिस्तान में, रेगिस्तान की मरीचिका पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेगिस्तान की मरीचिका। ठीक, वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये रेगिस्तान है। ठीक, तो वहां पर, यहाँ पर बालू होती है, तो बालू की वजह से जो हवा होती है वो हल्का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, हवा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक, जिससे ये एरिया क्या होता है, खाली हो जाता है, हाँ एरिया जमीन के ऊपर का खाली हो जाता है। ठीक, जिससे उसके ऊपर वायु होती है तो सघन हो गई, और यहाँ पर खाली एरिया है तो विरल माध्यम हो गया। तो शाम को क्या होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं और यहीं से टकरा करके वापस लौट जाती हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा, मान लो कोई यहाँ व्यक्ति खड़ा है, ठीक, तो सूर्यास्त नहीं हुआ है फिर भी उसको पहले ही दिखना बंद हो जाता है, तो क्योंकि किरण आकर के वापस लौट जाती है। ठीक, तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसका एग्जाम्पल है हीरा। ठीक, हीरे में खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे कहते हैं हीरा चमकता रहता है, तो उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता, वो क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि उसकी डिजाइन ऐसी होती है कि जब उसमें कोई किरण जाती है तो उसी में वापस लौट जाती है। जैसे हीरा है, इसमें से किरण गई और उसी में ऐसे घूमती रहती है। ठीक, तो इससे हीरा क्या होता है, चमकता रहता है, लगता है अंदर से प्रकाश आ रहा है। ठीक, तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही पता चल गया आपको कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ये क्यों करते हैं, तो देखिए कोई उत्तल दर्पण है, मान लीजिए ये क्या है, उत्तल दर्पण, दिस इज उत्तल दर्पण। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसके सामने कोई वस्तु रखी है, ये इसका मुख्य अक्ष है, और इसके सामने कोई वस्तु रखी है ये। अब ये किरणों को क्या करता है, ऐसे जाएंगे इस पे। ठीक, ये और दूसरी किरण ऐसे जाएगी। अब देखिए
हमेशा जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, वो वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक, तो पहला कारण तो यही है कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु को क्या करता है, छोटा दिखाता है। ठीक, जैसा मान लीजिए पीछे से आपके कोई ट्रक आ रहा है, आप स्कूटी से जा रहे हैं, ठीक, पता लगे मिरर इतना छोटा सा है, अब वो ट्रक को और बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक, तो पूरा उसमें फोटो ही नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा है कि ट्रक आ रहा है कि कोई दूसरी चीज आ रही है। ठीक, तो इसलिए ये क्या करता है, फोटो को छोटा करके दिखाता है। ठीक, तो छोटा रहेगा तो आपको क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक, दूसरी बात ये कि जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी। ठीक, ये देखिए जैसे वस्तु है वैसे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए पीछे से आ रही है तो आपको एकदम सीधी दिखाई देगी। ठीक, पता लगे आपने इसकी जगह अवतल दर्पण लगा दिया तो वस्तु आ इधर को रही है, तुमको लग रहा है वो तिरछी आ रही है या उल्टी आ रही है। ठीक, और पता लगे इसी चक्कर में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए हमेशा उत्तल दर्पण लगाते हैं। तो जान गए, पहली बात उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा दिखाता है और दूसरा वस्तु को सीधा दिखाता है। ठीक, ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज खत्म हो गए। अगर जो आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो कम से कम आपके 5-6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, अब कल फिर हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जय हिंद।